नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। आप सभी डीएनए मित्रों का स्वागत है। आज का डीएनए आपको इसलिए देखना चाहिए क्योंकि आज हम आपके लिए इजराइल ईरान वॉर पर मुस्लिम देशों की मीटिंग का विश्लेषण करेंगे। तुर्की के इस्तांबुल शहर में 58 मुस्लिम देशों की मीटिंग चल रही है और इस मीटिंग का एजेंडा इजराइल के इर्द गिर्द है। आज का डीएनए आपको इसलिए देखना चाहिए क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि कैसे सिर्फ 120 इजरायली पूरे ईरान पर भारी पड़ गए। आज का डीएनए आपको इसलिए भी देखना चाहिए क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कैसे ईरान ने साइबर वॉर का तरीका बदल दिया। ईरान के इस नए दाव को आप नेतन्याहू के नहले पर खलीफा का दहला भी कह सकते हैं। आज का डीएनए आपको इसलिए भी देखना चाहिए क्योंकि आज आप जानेंगे कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला खामनेई ने किसे अपना उत्तराधिकारी चुना है। यह आज की बहुत बड़ी खबर है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आज का डीएनए आपको इसलिए देखना चाहिए क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि जिस इजराइल को एयर डिफेंस का बादशाह माना जाता है, क्या उसने भारत से रक्षा कवच मांगा है? क्या आयरन डोम वाले इजराइल को अब भारत का एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए? इस बड़ी खबर का विश्लेषण आपके लिए हम रात 9:30 पर करेंगे। ईरान इजराइल युद्ध पर आपके लिए हमारे पास एक और नई जानकारी है। जानकारी यह है कि जी न्यूज पर आप इजराइल और ईरान वॉर की रिपोर्टिंग अब वॉर जोन से देखेंगे, यानी वहां से जहां ईरान इजराइल पर खतरनाक मिसाइलें बरसा रहा है, वहां से जहां से ईरान के खिलाफ इजराइल के फाइटर जेट्स उड़ान भर रहे हैं। जी न्यूज के वॉर रिपोर्टर ब्रजेश तिवारी और वॉर कैमरामैन विनायक कुमार सिंह इस समय इजराइल के तेल अवीव में मौजूद हैं, जहां ईरान ने सबसे ज्यादा मिसाइल हमले किए हैं। अब आप युद्ध की तस्वीरें जी न्यूज के कैमरे से देखेंगे। जी न्यूज की टीम आपके लिए बंकर में छिपकर नहीं बल्कि युद्ध मैदान में डटकर रिपोर्टिंग करेगी। हमारी इस गारंटी पर आप 100% भरोसा जता सकते हैं। और अब से इजराइल ईरान युद्ध की सबसे प्रामाणिक और सबसे विश्वसनीय कवरेज के लिए आप जी न्यूज को अपनी पहली पसंद बना सकते हैं। इजराइल पर ईरान के नए हमले का वीडियो विश्लेषण करते समय आज हम आपको तेल अवीव के वॉर जोन से लाइव रिपोर्ट्स भी दिखाने वाले हैं। लेकिन लाइव रिपोर्ट और हमारा विश्लेषण देखने से पहले आज की बड़ी खबरों के बारे में आपके लिए जानना जरूरी है। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध 9वें दिन भी जारी है। आज सुबह ईरान ने इजराइल के तेल अवीव शहर पर मिसाइलें दागी, जिससे कुछ इमारतों में आग लग गई। वहीं इजराइल ने जवाब देते हुए ईरान के खोरमाबाद कोम और इस्फहान शहर पर हमला कर दिया, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। इस्फहान में ईरान की न्यूक्लियर रिसर्च साइट को निशाना बनाया गया। आज इस्तांबुल में इस्लामिक देशों के संगठन OIC की बैठक हुई, जिसमें ईरान इजराइल वॉर का मुद्दा उठा। बैठक को संबोधित करते हुए तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने इजराइल को आतंकी देश कहा। वहीं ईरान ने फिर दोहराया वो यूरेनियम संवर्धन नहीं रोकेगा और जब तक इजराइल की बमबारी बंद नहीं होती अमेरिका से वार्ता भी नहीं होगी। इस बड़ी खबर का विश्लेषण अब से थोड़ी ही देर में हम करेंगे। आज ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामनेई को लेकर एक बड़ा दावा सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि खामनेई ने अपने 3 उत्तराधिकारी चुन लिए हैं और इनके नाम ईरान की एक्सपर्ट काउंसिल्स को भेज दिए। एक्सपर्ट काउंसिल वो संस्था है जो अगले अयतुल्ला के नाम पर मुहर लगा सकती है। अब तक इजरायली कार्रवाई में ईरानी फौज के 10 बड़े अधिकारी और परमाणु वैज्ञानिक मारे जा चुके हैं। माना जा रहा है कि इजरायल की इसी कार्रवाई की वजह से खामनेई ने उत्तराधिकारी चुने हैं ताकि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो अयतुल्ला की कुर्सी खाली न रहे। आज डीएनए में हम खामनेई के अंदर बैठे इजरायल के इसी डर का विश्लेषण करेंगे। कांग्रेस चेयरपर्सन, कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी ने ईरान पर इजरायली हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा कि इजरायल परमाणु शक्ति है लेकिन परमाणु हथियार नहीं है। उन्हें पर भी उन्होंने ईरान को टारगेट किया जा रहा है, उन्होंने ये बात कही। सोनिया गांधी ने ईरान पर केंद्र सरकार के रुख पर भी सवाल उठाए और कहा कि ईरान भारत का पुराना दोस्त रहा है और ऐसे हालात में भारत की चुप्पी परेशान करने वाली है। ईरान में हो रहे हमलों को लेकर भारत की जिम्मेदारी और मजबूती से अपनी बात रखनी चाहिए। भारत में ईरान में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए ऑपरेशन सिंधु लगातार जारी है। आज एक बार फिर से 310 भारतीय नागरिकों को ईरान से सुरक्षित अपने देश लाया गया। ऑपरेशन सिंधु के तहत अब तक कुल 827 भारतीय ईरान से आ चुके हैं। ईरान से भारत पहुंचते ही एयरपोर्ट पर भारतीय नागरिकों ने भारत माता की जय, वंदे मातरम जैसे नारे लगाए। सबके हाथों में तिरंगा था। ऑपरेशन सिंधु के तहत भारत सरकार अब नेपाल और श्रीलंका के नागरिकों को भी ईरान से निकालेगी। नेपाल और श्रीलंका की सरकार ने भारत सरकार से इसके लिए आग्रह किया था। इससे पहले साल 2022 में यूक्रेन में फंसे भारतीयों और विदेशी नागरिकों को भी भारत सरकार ने सुरक्षित निकाला था। आज फरीदाबाद में एक ऐसा मर्डर केस सामने आया है जिसकी कहानी ने हर किसी को हिलाकर रख दिया है। एक महिला का शव उसके घर के सामने सड़क के 12 फीट नीचे दबी हुआ उसका मिला शव। महिला के ससुर ने पूछताछ में अपना गुनाह कबूल करते हुए बताया कि उसने अपनी बहू की हत्या करके
उसे दफनाया और फिर उस शव के ऊपर सड़क बनवा दी। ससुर ने ही 2 महीने पहले महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी, लेकिन आज 2 महीने बाद पुलिस को ऐसा क्या सुराग मिला कि सीधे खुदाई करके शव बरामद कर लिया गया। इसकी पूरी पड़ताल कुछ ही देर में हम आपके सामने करेंगे। आज पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया गया। 11वें योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापट्टनम में योग किया। पीएम के साथ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, डिप्टी सीएम पवन कल्याण, 40 देशों के राजनयिकों और हजारों लोगों ने योग किया। आज 191 देशों में 1300 से ज्यादा जगहों पर योग से जुड़े कार्यक्रम हुए। आईटीबीपी के जवानों ने पैंगोंग के तट पर 14,000 फीट की ऊंचाई पर योगासन किया। पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने योग दिवस पर लोगों से योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की। कुदरत का जो यूनिवर्सल नियम है उसी को सनातन धर्म माना गया। आज फिर से जो समन्वय मनुष्यों में, पृथ्वी में, कुदरत में जो संतुलन बिगड़ चुका है, उसको सही धुरी पर लाने का योग ही एकमात्र साधन है।